Hello students, I am Priyanka Sharma, Assistant Professor Psychology from GD Girls College अलवर। हम आज जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ सोशल साइकोलॉजी यानी समाज मनोविज्ञान। ये बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड है। हम सीधे समाज मनोविज्ञान को समझें उससे पहले हमें उसके बारे में परिचय ले लेना चाहिए। मुझे ये लगता है तो उसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हम यहाँ पर सबसे पहले साइकोलॉजी को समझेंगे और उसके बाद क्योंकि सोशल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, तो सोशल साइकोलॉजी पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझना होगा। आपने पेपर फर्स्ट में साइकोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करी होगी, तो क्योंकि ये पेपर सेकंड है और ये सोशल साइकोलॉजी के बारे में है तो हम यहाँ पर पहले साइकोलॉजी को समझेंगे और उसके बाद हम सोशल साइकोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं कि हम इस पूरे वीडियो में किन बारे में किन मुद्दों पर बात करेंगे। साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं साइकोलॉजी एंड व्हाट डज इट मीन, मनोविज्ञान क्या है और ये इसका एम क्या है। सो साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कोग्निटिव प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ चीज़ों पर अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज़ साइंटिफिक स्टडी बिहेवियर एंड कोग्निटिव प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि मनोविज्ञान में इन तथ्यों पर सबसे ज़्यादा, इन बातों पर, इन शब्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि मनोविज्ञान एक साइंटिफिक स्टडी है, सबसे पहले वाली बात। दूसरी बात, ये व्यवहार का अध्ययन करती है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है एक जीव की। अब हम समझते हैं कि साइंटिफिक स्टडी है क्या। साइंटिफिक स्टडी का मतलब है साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ, वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ जब आप किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसे साइंटिफिक एप्टीट्यूड कहा जाता है। कोई भी स्टडी साइंटिफिक कब होती है, कोई भी स्टडी या कोई भी अध्ययन वैज्ञानिक कब होता है, जब उसमें ये चार गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ एक्यूरेसी, यानी कि हमें सूक्ष्मतम स्तर तक, यानी कि रिसर्चर को सूक्ष्मतम स्तर तक उसे समझने की ज़रूरत है। कोई भी जब वो अध्ययन करता है तो उसे कितना त्रुटिहीन और सूक्ष्मतम स्तर तक वो उसे समझने की कोशिश करता है। दूसरी बात ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पर बात ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, जब हम बादलों में किसी को तितली नज़र आती है, किसी को कोई एरोप्लेन नज़र आता है या किसी को आइसक्रीम नज़र आती है, तो ये एक आत्मनिष्ठ परिस्थिति है जहाँ पर एक अस्पष्ट कलाकृति है, कोई चित्र है अस्पष्ट, उसमें से हमने अपने अपने अनुसार उसका अर्थ निकाल लिया है। लेकिन वस्तुनिष्ठता वह गुण है जिसमें मैं भी किसी चीज़ को उसी स्वरूप में समझती हूँ जिस स्वरूप में आप समझते हैं। यानी कि अगर हम इसे इस तरीके से कहें कि एन एप्पल इज़ एप्पल फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल, सेब आपके लिए भी सेब है और मेरे लिए भी सेब है, लेकिन बादलों में दिखने वाली भिन्न भिन्न कलाकृतियाँ वो हम लोगों की अलग अलग हो सकती हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक अभिव्यक्ति के साथ अध्ययन करने का उद्देश्य ये होता है कि चीज़ें अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ हों, सभी उसे उसी स्वरूप में समझें जिस स्वरूप में वो हैं। तीसरी बात है स्केप्टिसिज्म, यानी कि कोई भी अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक जो है केवल उन्हीं तथ्यों को अपनाता है जो बार बार वेरीफाई और प्रूव हो चुके हैं। यानी कि हम यहाँ पर मनोविज्ञान में केवल उन्हीं सिद्धांतों को उपयोग किया जाता है जो बार बार पुष्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक किसी रिसर्च में कोई बात सामने आई और हमने उसी को अपना लिया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज़ ओपन माइंडेडनेस, विचारों का खुला होना बहुत ज़रूरी है शोध के क्षेत्र में। अगर आप केवल अपने विचारों को ही सही मानेंगे तो हम कभी आगे या नई रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो ओपन माइंडेडनेस यानी खुले दिमाग के साथ, खुले विचारों के साथ हमें
अध्ययन करना चाहिए या वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से मनोविज्ञान में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है। किसी भी बात का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी वेरिएबल का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें इन 4 गुणों को ध्यान में ज़रूर रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है? Any observable action or reaction of living organism, any action that can be observed and measured. किसी भी उद्दीपक के प्रति की गई प्रतिक्रिया व्यवहार है। ये ऐसा व्यवहार जिसे देखा जा सके या मापा जा सके। अगर आपने अपने किसी मित्र को देखा और उसे देखकर आप मुस्कुराए, यहाँ पर आपका मित्र एक उद्दीपक है और आपका मुस्कुराना एक प्रतिक्रिया है। आपके मुस्कुराने को देखा भी जा सकता है और उसे मापा भी जा सकता है। तो ये एक तरीके का व्यवहार हुआ। इस तरीके से हम कई तरीके के इंसान कई तरह के व्यवहार करता है, तो उन सब व्यवहारों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। और व्यवहार वो प्रतिक्रिया है जिसे देखा और मापा जा सके। अब हम व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि केवल मानवीय व्यवहार की हम यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर पशु व्यवहार की भी बात करते हैं। इसलिए हमें, अगर आपको ध्यान हो, हमने स्लाइड में देखा है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमने यहाँ पर जीव लिखा है। हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि हम यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी रिसर्चेज हैं, कई ऐसे विषय हैं जिन पर हम इंसानों पर, जिनके बारे में हम इंसानों पर स्टडी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम एनिमल्स पर स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट एनिमल्स पर स्टडी करते हैं, रिसर्चर्स, और फिर वो उसे ह्यूमन बिहेवियर पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब बिहेवियर हो गई प्रतिक्रिया, और वो भी मानवीय प्रतिक्रिया और पशुओं की प्रतिक्रिया भी व्यवहार में आती हैं। अब व्यवहार ऐसा नहीं है कि जो आपको बाहर से दिखता है वही, जैसे मैंने मुस्कुराने का एग्जाम्पल दिया था, तो मुस्कुराना एक ऐसा व्यवहार है जिसे बाहर से देखा जा सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया तो आंतरिक भी होती है। आपको जब डर लगता है तो अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। इस तरीके से इसमें आंतरिक व्यवहार भी और बाह्य व्यवहार भी दोनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं। आंतरिक व्यवहार वो परिवर्तन जो मापे जा सकें, देखे जा सकें, लेकिन प्रकट नहीं है, इजीली देखा नहीं जा सकता। जैसे ब्रेन एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है उसमें भी अगर थोड़ा सा चेंज होगा जिसे मापा जा सके और देखा जा सके, तो वो इंटरनल बिहेवियर है और उसे भी मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एक्सटर्नल बिहेवियर इज़ क्वाइट क्लियर, ऐसा व्यवहार जिसे बाहर से देखा जा सके। मैंने किसी की मदद की, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रही हूँ, ये बाह्य व्यवहार है जिसे आप सब देख और समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ये टर्म आप इस अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये टर्म साइकोलॉजी में काफ़ी जगह काम आती है। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है और हमें उसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग करना है। यानी कि हर विषय के अपने कुछ खास विशिष्ट शब्द होते हैं, अगर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इससे सामने वाले को समझने में आसानी होती है और आपकी बात का इम्पैक्ट भी ज़्यादा आता है। सो कॉग्निटिव प्रोसेसेस या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, ये कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिन्हें आपको इसी तरीके से याद करना होगा। कॉग्निटिव प्रोसेसेस या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं में वो सारा सूचना संसाधन जो आपके मस्तिष्क में हो रहा है वो आता है। जैसे आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग, right? So all the information processing that is taking place in your mind, that comes in the ambit of information processing, learning. आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, उससे आपके दिमाग में परिवर्तन हो रहे हैं। लैंग्वेज, उसमें कोई ना कोई सूचना संसाधन, आप सूचनाएं आ रही हैं, आप नई जोड़ रहे हैं, आप पुरानी को हटा रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अंतर्गत आती हैं।
अब इस तरीके से हम एक बार वापस समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, यानी कि इसमें वो 4 गुण जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं वो चारों आते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म, एक्यूरेसी एंड ओपन माइंडेडनेस। नेक्स्ट इज बिहेवियर, ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया जिसे देखा और मापा जा सके, व्यवहार है उसका। और संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जितना भी सूचना संसाधन आपके मस्तिष्क में होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और इसमें जीव सम्मिलित हैं। कहने का मतलब ये मानवीय व्यवहार के साथ साथ पशु व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, एम्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, कि वो किस एम के साथ वो ये जो सब्जेक्ट है वो डेवलप किया गया, कि हम लक्ष्य क्या रखते हैं मनोविज्ञान में। तो पहला है डेस्क्राइब, वर्णन करना। अगर कोई बच्चा खेल के मैदान में खेल रहा है तो अगर इसका वर्णन किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा मैदान है, एक 5 साल का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है और फिर अचानक से वो बैठ जाता है और उसने खेलना बंद कर दिया। सो ये एक डिस्क्रिप्शन है उस परिस्थिति के बारे में। फिर एक्सप्लेन, यहाँ पर हम वाई की बात करते हैं और डिस्क्राइब में हम व्हाट की बात करते हैं कि क्या हो रहा है। एंड एक्सप्लेन में वाई का मतलब है कि ऐसा क्यों हुआ, वो बच्चा पहले जब खेल रहा था और अब वो आके बैठ गया है तो ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन आया है या कोई चीज़ जो हुई है वो क्यों हुई है। नेक्स्ट इज़ टू कंट्रोल, हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मानवीय व्यवहार को या जीव व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, क्या उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो क्या हम उसके बारे में कोई पूर्व कथन कर सकते हैं। यहाँ पर उद्देश्य ये भी है कि हम क्या व्यवहार के बारे में पूर्व कथन कर सकते हैं कि अब ऐसा होगा। अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर किसी गलत व्यवहार के बारे में हम पूर्व कथन कर पाते हैं कि अब संभावना ये है, तो कितनी बड़ी बात है, हम उस गलत व्यवहार को होने से रोक सकते हैं। तो यहाँ मनोविज्ञान का उद्देश्य, और हमेशा ही मनोविज्ञान का उद्देश्य ये रहता है कि क्या की वर्णन करे, व्याख्या करे, तो और व्यवहार को कैसे कंट्रोल किया जाता है इस बात का अध्ययन करे और व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करें। नाउ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की शाखाएं क्या हैं। आधार, हम ब्रांचेस क्यों, जिस तरीके से पेड़ की शाखाएं होती हैं उसी तरीके से एक सब्जेक्ट की कई शाखाएं हो सकती हैं। ब्रांचेस, यहाँ पर आइडिया और बेसिक थीम ये है कि मनोविज्ञान की सिद्धांतों को विभिन्न क्षेत्रों में अप्लाई करके देखा जाता है। अध्ययन वही व्यवहार का होगा, वही जीव के व्यवहार का होगा, लेकिन उसकी सेटिंग्स या उसकी परिस्थितियाँ, जिस परिस्थिति में उसका अध्ययन किया जाता है उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुछ यहाँ पर ब्रांचेस मैंने एनलिस्ट करी हैं। फर्स्ट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पूरे जीवन काल में मनुष्य के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में, शरीर में, संवेदनाओं में किस किस तरीके का परिवर्तन होता है, उस सब को इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगेन, अध्ययन करने का मतलब है वही 4 गुण जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसके संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। स्कूल साइकोलॉजी, यानी कि अगेन वही चीज़, थियोरीज ऑफ साइकोलॉजी व्हेन अप्लाइड इन स्कूल सेटिंग्स, राइट। उसी थॉट के साथ हम स्कूल सेटिंग में जब चाइल्ड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो स्कूल साइकोलॉजी होती है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर इन वर्क सेटिंग। अगेन वही चीज़ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बिहेवियर है इंसान का हर परिस्थिति में अलग होता है। वो वर्क प्लेस पर अलग होगा, वो फ्रेंड्स के बीच में अलग होगा, वो घर पर अलग होगा, ठीक है, वो खेल के मैदान पर अलग होगा।
तो हर परिस्थिति में मानवीय व्यवहार बदलता है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर उनके व्यवहार को हर भिन्न परिस्थिति में समझने की कोशिश करते हैं। सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर इन वर्क सेटिंग। कार्य क्षेत्र में मानवीय व्यवहार को जब अध्ययन किया जाता है तो वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का टॉपिक है। अगेन कंज्यूमर साइकोलॉजी, हम सब कंज्यूमर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो हमारा भी चीज़ों को खरीदना एक व्यवहार है। तो अगेन हम यहाँ पर एक कंज्यूमर या एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जब हम खेल के मैदान में खिलाड़ी किस तरीके से व्यवहार करते हैं और उनके दर्शक किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इस बात का अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, राजनीति में व्यवहार कि कौन किस पार्टी में क्यों मिल जाता है, क्यों बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं कभी कभी एक हो जाती हैं, क्या बातें हैं जब लोग पॉलिटिशियन से इजीली जुड़ पाते हैं और कुछ पॉलिटिशियंस कभी लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाते लेकिन वो हमेशा पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, ऐसे कई सारे व्यवहार इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स सोशल साइकोलॉजी, जो हमारा पेपर है, दैट इज़ जो स्टडी करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड सोशल थॉट्स। सोशल बिहेवियर, जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं और उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऑल द कॉग्निटिव प्रोसेसेस, उन सब का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अब हम सोशल साइकोलॉजी को ब्रीफ में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड सोशल थॉट्स। ये मनोविज्ञान की शाखा है। मनोविज्ञान की शाखा होने का मतलब है इसमें भी मनोविज्ञान के गुण उपलब्ध हैं और ये मनोविज्ञान की जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनको सोशल सेटिंग में अप्लाई करके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, सोशल बिहेवियर एंड सोशल थॉट्स। समाज में इंसान का व्यवहार किस तरीके का है और उस वक्त वो किस तरीके की सोच रखता है, उन सबको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो सोशल थॉट्स, हाउ एंड व्हाट वी थिंक अबाउट अदर पर्सन्स। जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो हम किस तरीके से और क्या, हाउ एंड व्हाट, कैसे और क्या सोचते हैं। जैसे एट्रीब्यूशन, ये है सोशल थॉट का ही एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ एट्रीब्यूशन। हम कहते हैं जैसे गुणारोपण, आर एफर्ट टू अंडरस्टैंड कॉजेज ऑफ बिहेवियर, कि कोई व्यवहार हमने किया है या किसी ने किया है, उसकी वजह क्या थी, उसे हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो वो गुणारोपण है। सोशल कॉग्निशन, हाउ वी प्रोसेस सोशल इन्फॉर्मेशन, समाज से या और लोगों से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं और समझते हैं। हम रोड पर जा रहे हैं और किसी ने हमारी तरफ देख करके मुस्कुराया, स्टिमुलस है और हमें उसको समझना है, हम उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, ये मेरा दोस्त हो सकता है, संभवतः है, पर मैं तो इसे नहीं जानती, ये एक नेक्स्ट प्रोसेस है, थॉट है। तो हम यहाँ पर इन सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो आप सूचना को संसाधित कर रहे हैं, उस सब को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज एटीट्यूड, आर एवेल्यूएशन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ सोशल वर्ल्ड। समाज के विभिन्न पक्षों के बारे में जब हम कोई इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, किस वजह से है, तो उसे हम एटीट्यूड या मनोवृत्ति कहते हैं। ये हुए सोशल थॉट के एग्जाम्पल। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सोशल बिहेवियर, यानी कि और लोगों की उपस्थिति में इंसान का व्यवहार किस तरह से होता है, उसे हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे प्रेजुडिस, फॉर एग्जाम्पल प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह जिसे हम कहते हैं, ये एक नकारात्मक मनोवृत्ति है समाज के किसी और वर्ग के लोगों के प्रति। ये एक तरीके का व्यवहार है। सोशल इन्फ्लुएंस, इन मैनी वेज वी अटैम्प्ट टू चेंज अदर्स बिहेवियर, हम किस तरीके से दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा सामाजिक व्यवहार है। अट्रैक्शन एंड लव, हमें कोई इंसान क्यों पसंद आ जाता है और कोई हमें बिल्कुल नापसंद होता है, इसकी क्या वजह है। सो
इन सारे टॉपिक्स को कवर करता है सोशल साइकोलॉजी, और अगर हम इसे और ब्रीफ करें तो सोशल बिहेवियर को एंड सोशल थॉट्स को ये स्टडी करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें क्या क्या और पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।